नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीहोर जिले के आष्टा जनपद के ग्राम रोजगार सहायक शासन की विभिन्न योजनाओं को अल्प वेतन में दिन रात मेहनत कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। जनपद से हमारे मुलायकों को छोड़कर अन्य विभागों के कार्य को भी जबरन थोपे जाते हैं और अन्य विभागों के कार्य में प्रगति नहीं होने पर सिर्फ और सिर्फ ग्राम रोजगार सहायक पर वेतन काटकर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा ग्राम रोजगार सहायक से सिर्फ मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और स्वच्छ भारत अभियान योजना का आदेश है। सीहोर जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा स्थानीय समस्याओं के लिए माह अगस्त में कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसकी सूचना समस्त जनपदों को दी गई। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 पर माह का वेतन समस्त कर्मचारियों को दिया जा चुका है, किंतु ग्राम रोजगार सहायक का दिवाली काली होने जा रही है। उनका परिवार बगैर वेतन के दीपावली पर्व मनाने पर मजबूर है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनपद पंचायत आष्टा के समस्त रोजगार सहायक जनपद पंचायत आष्टा के भेदभावपूर्ण रवैये से परेशान होकर सामूहिक त्यागपत्र दे रहे हैं। निवेदक समस्त ग्राम रोजगार सहायक। इसमें और कोई संशोधन करवाना है, किसी को लग रहा है कि 9,000 अल्प वेतन की जगह 9,000 क्लियर लिखा जाए। कि आज बड़ा उत्साह और बड़ा ही पवित्र त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में शासन प्रशासन ने सभी को निर्देश दिए हैं, सभी विभागीय को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों की अग्रिम सैलरी जो तनख्वाह मानदेय अग्रिम डाला जाए। लेकिन आष्टा ब्लॉक में यहाँ के रोजगार सहायक इतने दुर्भाग्य हैं कि उनको अग्रिम तो दूर की बात 5 दिन की सैलरी थी जो मिलना था वो भी काट दी गई और उसकी कुछ वजह नहीं है। आज हम ज्ञापन देने आए तो ज्ञापन देने से भी हमारे साथ मना कर दिया। हमारे साथ इस तरह का बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि रोजगार सहायक आज की स्थिति में इतने मानसिक तनाव में हैं। शासन के सभी कार्यों को ज़मीनी स्तर पर पूर्ण कराते हैं और आष्टा हमेशा प्रदेश स्तर पे नंबर 2, नंबर 3 पे आता है और आता रहे। ये सब हम लोगों की मेहनत और परिश्रम का फल है। उसके बावजूद भी हमें विभिन्न तरीक़ों से प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए हम आज सामूहिक इस्तीफा देने के मजबूर हैं। आज आप लोग यहाँ पे जनपद कार्यालय आए हैं, कुछ ज्ञापन भी सौंपने की कोशिश की थी, क्या है पूरा मामला? माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम सभी ग्राम रोजगार सहायक पूरे प्रदेश के 313 जनपदों के सामूहिक अवकाश पर थे 5 दिवसीय। कुछ हमारी मांगे थी शासन से, तो उसके लिए विधिवत हमने सभी जनपदों में अवकाश के लिए आवेदन दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि सभी जनपदों और सभी कर्मचारियों की सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन आष्टा जनपद के एक भी रोजगार सहायक की सैलरी नहीं डाली और यह बोला जा रहा है कि आपकी 5 दिन की कट के सैलरी मिलेगी। और हमने 1 महीने पहले माननीय कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, उसमें भी हमारी 1 दिन की सैलरी काटी गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आष्टा नहीं पूरे प्रदेश के रोजगार सहायक 9,000 रुपये में जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। और उसमें से अगर 6 दिन की सैलरी 1,800 रुपये कट जाएंगी तो हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे सर? सैलरी काटने का कारण क्या बताया गया? सैलरी काटने का कारण ये बता रहे हैं कि आपने अवकाश लिए तो अवकाश का वेतन नहीं मिलेगा, जबकि सीहोर जिले में ही अन्य जनपदों में सैलरी मिली है। तो आपके अवकाश जो हैं वो सुनिश्चित है, मतलब अगर कुछ घोषित अवकाश भी होते हैं ना, सामूहिक हमारे ग्राम रोजगार सहायकों को प्रदेश भर में 15 दिन का मातृत्व अवकाश, तो 13 दिन का ऐच्छिक अवकाश या आकस्मिक अवकाश रहता है। तो इसके अलावा भी कुछ अवकाश लिए क्या? नहीं, इसके अलावा हमने कोई अवकाश नहीं लिए। फिर भी सैलरी काटी? फिर भी सैलरी कट गई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शासकीय कॉलेजों के शिक्षकों से चर्चा की। इसके बाद स्कूली बच्चों से भी उन्होंने बात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे अब अपनी पढ़ाई पूरी करें, तब उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो बल्कि रोजगार प्राप्त करने की दक्षता भी हासिल हो।
रोजगार परक शिक्षा देने से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र को आर्थिक परेशानियों का सामना करना नहीं होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश में अब शिक्षा के स्तर में और सुधार आएगा। नहीं, गुरुजी तो हमारे यहाँ गुरुजी स्कूल शिक्षा में, बहुत धन्यवाद। स्कूल शिक्षा पॉलिटिकल भाई साहब, पॉलिटिकल हाँ क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। देखिए बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, अब समझ में आई कांग्रेस को, लेकिन अभी भी उनका जो नेतृत्व की दृष्टि से जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन युवाओं की तलाश कांग्रेस को आज भी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उनके वोटर थे उसमें 90% 75+ थे। उसके उल्टे अगर आप दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो युवाओं की कांग्रेस ने कोई भूमिका नहीं रखी है, बड़ा अफसोस है। मोहन जी, कमलनाथ जी 2023 शुरुआत की है और कल छतरपुर में भी थे वो। मेरी कमलनाथ जी को शुभकामनाएं, लेकिन हमने सबने देखा है कमलनाथ जी 2018 में सरकार बनाने के बाद पूरी तौर पे फेल हुए। मध्य प्रदेश की जनता निराश हुई है, तो बेहतर होगा कि कोई और नेतृत्व को आगे बढ़ाते। कमलनाथ जी 40 साल से लगातार संसदीय जीवन में है, लेकिन अभी तक पद का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। मोहन जी, आखिरी प्रश्न है। मोहन जी, मैडम साइड हो जाइए प्राप्त की अपने रोजगार स्वरोजगार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपने अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को संचालित भी कर रहा है। और जिस प्रकार से कोविड के कठिन काल के बाद हमारी ज़िंदगी सामान्य हुई, ऐसे में हमारी सामान्य गतिविधियां भी हमने सुचारू रूप से संपन्न करना प्रारंभ की है। उसी कड़ी में हमने अलग अलग प्रकार से अपने संभागों को काम दिया था। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है, तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में अभी हमने यहाँ जबलपुर संभाग के 8 जिलों में चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आज संभाग स्तरीय कार्यक्रम रखा है, जिसका आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। मैं स्वयं उसमें सम्मिलित होने वाला हूं। इसी अवसर पर स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे शिक्षा प्राप्त करते करते स्वरोजगार की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में और रोजगार की दिशा में अपने ठोस कदम उठाए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश में हमारे अपने संभाग के बच्चे फर्स्ट आए और जिनने अलग अलग प्रकार का जो मॉड्यूल हमने तैयार किया था उसमें परफेक्ट रूप से अपना प्रदर्शन भी किया है और कॉन्फिडेंस भी हासिल किया है। मैं इस अवसर पर हमारे अपने जबलपुर संभाग के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ हमारी जबलपुर की देवी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगभग 150 एकड़ ज़मीन का एक अतिरिक्त भूखंड दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय जैसे एग्रीकल्चर BSc जब लास्ट ईयर चालू किया था और अन्य कोर्स प्रारंभ करें, जिसके माध्यम से भविष्य में जो हमारा अपना जबलपुर का रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छे एक शिक्षा का केंद्र के नाते से जाना जाता था, संस्कारधानी के नाते से जाना जाता है। उसी प्रकार से इसको और महत्ता भी प्रदान कर रहे हैं और खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक हब बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामना भी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने स्टेप उठाए हैं उसका लाभ सबको मिलेगा। आज से दीपावली पूजा प्रारंभ होगी, पर्व प्रारंभ हो गया है। मैं कल मतलब 14 के दिन 23 तारीख को दीपावली का पावन पर्व मेरे उन बेटे बेटियों के साथ, भांजे भांजियों के साथ मनाऊंगा जो कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं। उनको खुशियां बांटना, उनके साथ त्यौहार मनाना मुझे लगता है उनके साथ मुझे भी खुशी देगा। बच्चे भोपाल के हैं, उनके साथ मैं दीपावली मनाऊंगा भोपाल और आसपास के, लेकिन जो दूर बच्चे हैं मेरे, तो हम कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं कि कार्यक्रम करके उनको उपहार भेज करें, खुशियां उनके साथ साझा करें। भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने हम सबको ये संदेश दिया था कि पेड़ पौधे पर्वत ये प्रकृति है, इसके बिना हमारी जिंदगी भी चल नहीं सकती। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो पर्वतों पे होते हैं, पेड़ से वर्षा होती है, पेड़ हमको फल देते हैं, ऑक्सीजन के रूप में जीवन देते हैं और इसलिए इनकी पूजा करना चाहिए। पूजा करना चाहिए मतलब इनकी रक्षा भी करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के उसी संदेश के आधार पर गोवर्धन पूजा हम घर में तो करते ही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से करके प्रकृति को, पेड़ों को बचाने के
संदेश को भी जन जन को दें। मंत्री जी कल फिर देश के दिल मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। कल से धनतेरस प्रारंभ होगी। दीपावली का पावन पर्व सबकी जिंदगी में विकास और समृद्धि का प्रकाश करे। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगातार गरीब बहनों और भाइयों के मकानों का निर्माण कर रहा है और कल 4.5 लाख ऐसे बहनों और भाइयों को जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने मकान बनाए हैं, उन मकानों में दीपावली के पहले गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। हर पंचायत में, हर गांव में कार्यक्रम होगा। जहाँ जहाँ ये मकान बने हैं उन गांवों में मैं स्वयं सतना जाऊंगा, सतना से जुड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद वर्चुअली हमको मिलेगा और कार्यक्रमों का आयोजन हर जिले पे, ब्लॉक में और हर पंचायत में होगा। तो गांव गांव इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे और जो मेरे बहन और भाई अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं भी देंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीती रात रीवा प्रयागराज मार्ग पर हुए भीषण हादसे में बस सवार 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। सुहागी पहाड़ में तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके चलते पीछे से आ रही यात्री बस की भिड़ंत हो गई। यह हादसा रात में लगभग 11 बजे का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि ड्राइवर, क्लीनर समेत आगे बैठे कई यात्री ट्रेलर की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, एसपी समेत आधा दर्जन थानों के प्रभारी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। एक तो यहाँ से रवाना हो गई और 14 वहाँ से। तो अंदर नहीं आ पा रही तो वहीं खड़े कर दो, बैठा लो, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। करीब 14 लोग की मौत हुई है। सही है। और रात में ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 11:30 से 12 बजे के बीच की ये इंसिडेंट था और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी।
हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और जेसीबी बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण वो इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का आ सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। और इस बीच में आसपास के इलाकों से जितने भी एम्बुलेंसेज उपलब्ध है 108 के, वो सारे हमने बुला लिए थे और लगभग 10 एम्बुलेंसेज में सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल ले आए। तो अच्छी बात ये रही कि जो ऑन स्पॉट बॉडी की डेथ हुई थी, जो बसों के अंदर, बस के हाईवा के अंदर जाने के कारण, उसके अलावा जो लोग थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई थी। और एक जो बहुत ही ससेप्टेबल था, जिसको कि सबसे पहले निकाला गया था और उसमें से आपके कुछ साथी भी साथ में थे उस मौके पे, उसकी संभावना थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो यहाँ ब्रॉड डेथ लाए गए थे। बाकी इसके अलावा जितने भी घायल भेजे गए थे वो सभी ठीक हैं और वर्तमान में उनका यहाँ इलाज चल रहा है। जिन लोगों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है उन लोगों को 2 बसों से इलाहाबाद रवाना किया जा चुका है। अभी भी 20 के आसपास लोग यहाँ हैं जिनके लिए हम एक और बस अरेंज कर रहे हैं और उस बस से उनको भी हम इलाहाबाद तक रवाना कर रहे हैं। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर प्रयागराज से हमारी बात हो गई है और वो आगे भी उनके घर वालों को खबर करने और जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई करनी है वो भी इसको कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुबह ही हमने बताया, उन्होंने इसकी चिंता पाली है। घायलों के इलाज की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं हो और इनको अपने घर पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो। डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद प्रक्रिया की पूर्ति करके उनके बॉडी को भी उनके जो निवास स्थान है वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। सर, एक वाहन और एक चालक, उसका चालक का पता नहीं चल रहा है। ये हमारा अभी फोकस राहत बचाव और इनको मदद करने और इनको इनके घर तक पहुंचाने पर है। वो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उस पार्ट पे हम इसके बाद लगेंगे। एसपी साहब, हम और हमारी पूरी टीम जो है अभी जो घायल हैं उनको इलाज करने और जो लोग यहाँ स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको उनके घर तक भेजने पर है। ये काम अगले 2-4 घंटों में हो जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन और क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इनको हम लोग उसके बाद टोटल कितनी संख्या हो गई है? टोटल 15 हो गई है संख्या। जो आपको बताया था कि जो एक बहुत ही सीरियस था जिसको कि हम लोगों ने गिट्टी हटा के उसमें से भीतर से निकाल के भेजा था, उनकी रास्ते में डेथ हो गई थी। तो वहाँ मौके पर जो हम रात में हम लोगों ने 14 का फिगर आपको बताया था, एक फिगर और बढ़ गया है तो 15 लोगों। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही है? बस हैदराबाद से गोरखपुर बांदा की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में तय हो रहा है और सभी को शासन के नियमों के अनुसार जो सहायता है वो पूरी दी जाएगी और इलाज यहाँ निःशुल्क कराया जा रहा है, उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है और सभी योजनाओं में जो सहायता मिलनी है वो पूरी सहायता मिलेगी। सर, हादसे में परिवहन मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, वो अभी मेरी परिवहन मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। लेकिन अभी सभी का जो फोकस है वो इस बात पर है कि इनको अच्छा इलाज कराया जाए और जो डेड बॉडी है उसको उनके घर पहुंचाया जाए और जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको मदद प्रदान की जाए। गुरुवार की शाम को अचानक अपने घर से निकले डॉक्टर शिवकांत गुप्ता की आज सुबह उमरिया जिले के पाली के पास लाश मिली है। एसपी प्रभाष शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवकांत गुप्ता के पिता एमपी गुप्ता आशीष हॉस्पिटल के संचालक है। बताया जा रहा है कि शिवकांत गुप्ता जिस समय अपने घर से निकले थे उस समय उन्होंने मोबाइल पर घर छोड़ दिया था। उमरिया पुलिस की सूचना के बाद जबलपुर पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई। दोपहर तक डॉक्टर शिवकांत गुप्ता का शव जबलपुर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शिवकांत गुप्ता गुरुवार की शाम को अपनी कार से निकले, फिर वापस लौटकर घर नहीं आए। पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी और क्या मामला है पूरा? परसों सुबह 5:30 बजे डॉक्टर शिवकांत गुप्ता उर्फ आशीष हॉस्पिटल जिनके नाम पे है,
वो सुबह 5:30 घर से बाहर घूमने के लिए निकले थे अपनी कार लेकर, और उसके बाद लौट के नहीं आए थे। परसों ही दोपहर में 1:30 बजे उनके घूमने के बारे में उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मदनमल थाने द्वारा इसकी जांच की जा रही थी। कल देर रात ये सूचना मिली कि पाली में रेलवे ट्रैक पे एक व्यक्ति का शव मिला है, और उसके जो हुलिया और कपड़े जो थे वो काफ़ी कुछ मैच कर रहे थे, लेकिन कार के बारे में कुछ पता नहीं चला था। एक टीम यहाँ से रवाना करके भेजी गई थी। जब वहाँ गया तो पाली से 15 किलोमीटर दूर नौरोजाबाद स्टेशन के पास वो कार भी मिल गई। उस संबंध में उनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पे पाली में जाके पहुँचे, उन्होंने कपड़े देख के और बॉडी को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने पाया कि वो मृतक शिवकांत गुप्ता की शव था। तो उम्र की जांच वहाँ पाली थाने में की जा रही है। गुम इंसान हमारा बरामद हो गया और उसके आगे जांच की जा रही है, बयान किए जा रहे हैं। ये इसमें क्या प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, आत्महत्या है या हत्या है? अभी तक जितने साक्ष्य मिले उसके आधार पर तो आत्महत्या का ही संभावना ज़्यादा है, तब भी उसकी जांच जारी है, निष्कर्ष के बाद बताया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में मीना समाज सेवा संगठन की स्थापना के 42 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को संगठन का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रांतीय कार्यालय मीना भवन बाल विहार भोपाल के संगठन के संरक्षक वीर भान सिंह मीना के मुख्य नेतृत्व के स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीना, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मारण और गजेंद्र सिंह रावत, प्रदेश संगठन महामंत्री, और संतोष मीना, प्रदेश महिला अध्यक्ष, प्रवक्ता डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, प्रदेश प्रचार मंत्री भैया लाल मारण, सीहोर जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य विमल सिंह मारण, भोपाल जिला पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरभजन मीना, वरिष्ठ समाज सेवी चेतन सिंह रावत और अन्य समाज बंधु मौजूद रहे। सर, सफलता के पूर्ण बस आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। सर, क्या संदेश देना चाहिए समाज को? मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन तो मैं अभी मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा आज 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन का 43वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और इसी शुभ अवसर पर हमारी आपका संगठन आपके द्वार के तहत पूरे मध्य प्रदेश में समाज जोड़ यात्रा निकाली जाएगी। मेरा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि सभी मिलजुल कर हिल कर और समाज को आगे बढ़ाएं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मीनेश। सर, नाम बता दीजिए। गजेंद्र सिंह रावत, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन। दीदी, आज स्थापना दिवस भी है और धन्वंतरि दिवस भी है, डॉक्टरों का प्रमुख दिन है आज। क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो सभी मीना बंधुओं को मेरा नमस्कार। मीना समाज सेवा संगठन के स्थापना दिवस पे सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी मीणा है। मैं मीना समाज सेवा संगठन की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारे समाज को एकजुट करें और समाज की खींचातानी ना करें। सभी समाज वाले बंधु एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारा समाज बहुत अच्छा काम कर सकता है और आगे काफ़ी तरक्की कर सकता है। सभी को मेरी तरफ से आने वाली दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन संपत्ति से धन धान से भरे। नमस्कार। सर, आज स्थापना दिवस मनाया गया, क्या संदेश देना चाहिए समाज को? मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन का जो गठन हुआ था, काम तो पहले से कई वर्षों से मीना समाज का होता चला आ रहा था, लेकिन जब पंजीकृत हुआ 22 अक्टूबर 1980 को, 22 अक्टूबर 1980 से आज तक लगभग हमारे 42 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 45वां ये स्थापना दिवस के रूप में प्रांतीय कार्यालय मीना भवन भोपाल में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के 26 जिलों में निवासरत मीना समाज 40 लाख मीना समाज को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अवसर पर संगठन के आगामी जो कार्यक्रम हैं वो भी आज तय किए गए हैं। आगामी कार्यक्रम बहुत जल्दी एक यात्रा भी पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी और इसके अलावा एक 18 फरवरी 18 की तरह एक बड़ा महासम्मेलन किया हुआ आज एक निर्णय हुआ है। सर, नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट संतोष मीना, प्रदेश संगठन महामंत्री,
मध्य प्रदेश मीना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, क्या संदेश देंगे समाज को? मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन का गठन सन 1980 में हुआ था। मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन का आज 43वां स्थापना दिवस मीना भवन हमीदियाट भोपाल मध्य प्रदेश में संगठन के अध्यक्ष जगदीश सिंह मीना जी, संगठन के महामंत्री संतोष जी मीना एवं समाज के प्रमुख पदाधिकारियों के बीच में भगवान मीनेश की पूजा अर्चना कर आज संगठन का 43वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मैं मध्य प्रदेश के समस्त मीना बंधुओं को 43वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान मीनेश से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारी समाज को स्वस्थ रखे, हमेशा हमारी समाज प्रगति करे, उन्नति करे और गति से आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय मीनेश। लीलेंद्र सिंह मारन, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन। चाचा, आप मेरे जन्मदिन में नहीं आए थे, इस बार आपको बहू के जन्मदिन में आना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए युवक वृद्ध से लिपट गया और जब तक वृद्ध कुछ समझ पाते तब तक वह उनके जेब में रखा पर्स और गले में पड़ी सोने की चेन निकालकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित को अपने साथ जैसे ही हुई वारदात की जानकारी मिली तो वह गोरा बाजार थाने में पहुंचा और अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी। गोरा बाजार थाना प्रभारी विजय परसते मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बिलहरी स्थित MPR कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय मिलिट्री डेयरी फार्म से सेवानिवृत्त माता प्रसाद यादव 16 अक्टूबर की शाम अपने मित्र के साथ समस्त समय व्यतीत करने के पश्चात वापस घर लौट रहे थे। वाले हो गए ठीक है सर। हाँ, ये दिनांक 16/10/2022 को एक घटना की सूचना देने फरियादी यहाँ आए थे, जिसकी तस्दीक की गई थी। फरियादी जो है श्री माता प्रसाद यादव, जो APR कॉलोनी बिलहरी में रहते हैं और ये मिलिट्री डेयरी फार्म से रिटायर्ड हैं। 64 साल इनकी उम्र है। 16 तारीख को ये करीब 10-10:30 के आसपास आए और बताया इन्होंने कि ये अपने मित्र अनिल के साथ में जो है बाहर मार्केट में आए हुए थे और जो है होटल में टपरे में बैठने के बाद जो है वापस घर जा रहे थे अपनी एक्टिवा से। तभी जो है APR कॉलोनी में जैसे ही वहाँ पर वो अपने घर की तरफ मुड़े तो पीछे से एक व्यक्ति आया। ब्रेकर के पास गाड़ी थोड़ी धीरे हुई और उस व्यक्ति ने जो है अपनी गाड़ी रोक करके और उनके सामने आकर के जो है चाचा चाचा बोल करके उनसे अचानक लिपट गए। बोले, चाचा आप मेरे बर्थडे पर नहीं आए थे, अब तो आपको बहू के बर्थडे पर आना पड़ेगा। ऐसे जो है उनको धोखा से जो है पारिवारिक रिश्ते का नाम दे करके जो है उनसे लिपट गए और उनके गले से चेन निकाल ली थी और पर्स जो रखा हुआ था पर्स निकाल लिया था। पर्स में पैसे रखे हुए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर जो है अपराध क्रमांक 395/22 धारा 420, 379 और 356 IPC का मुकदमा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया था और संदेही की तलाश पतारसी करते हुए जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कल रात्रि में और जो है मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर गोल बाजार के पास से उक्त संदेही को पकड़ा गया, जिसके द्वारा दिए गए मेमोरेंडम पर जो है सोने की चेन जो उसके द्वारा निकाल ली गई थी और पैसे जो 37,000 के आसपास निकाले गए थे, जिसमें से 10,000 के आसपास तो जुआ खेलना, शराब पीना और खर्च करना बताया। 25,000 रुपये और सोने की चेन बरामद कर आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर, इसके पहले भी कुछ पूर्व में इसके अपराधों के बारे में शहर के थानों को RM किया गया है, पत्र भी भेजा गया है और ऐसी जानकारी मिली है कि बेलबाग में, ओमती में और आसपास के थाना क्षेत्र में इस तरह के कृत्य करता है। भगवान धन्वंतरी के जन्मदिवस और धनतेरस के शुभ अवसर पर डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने सर्वजन न्याय मंच की तरफ से एक शानदार आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता और निर्देशक मंजू गौतम थी। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया, जैसे मुख्य रूप से भोपाल की प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर सरला मेनन, डॉक्टर शील सिंह, डॉक्टर महेश मिश्रा, मॉडल प्रिया तिवारी, अनुभा तिवारी, विमलेश शुक्ला, सविता ठाकुर, कामिनी पराशर व अन्य लोगों का सम्मान किया।
फोटो करें। सभी मरीजों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धरती के डॉक्टर आप ही हो। महादेव में हम आप ही की कृपा से आप आए हैं। कांग्रेचुलेशंस, बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा। मैं सारी मेरी जो पढ़ाई हुई है वो भोपाल में हुई है, इसलिए यहाँ से मुझे बहुत लगाव रहा और स्पेशली इस शिव मंदिर से जो शंकर भगवान के मेरे फादर थे, बहुत उपासक थे, उन्होंने आनंदेश्वर मंदिर की स्थापना की। अब मैं रिटायर हो गई हूँ तो मैंने सोचा अपने पुनः इस क्षेत्र में आऊँ और लोगों को जोड़ूँ और कार्य करूँ। तो मुझे सबसे अच्छा यही स्थल लगा जिसमें मैं धन्वंतरी भगवान की मैं पूजा करूं और सबको धनतेरस की मैं बधाई दूं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के जो भगवान हैं धन्वंतरी, वही चिकित्सा यहाँ पर इस दुनिया में लेकर आए। तो इसलिए आज हम धन्वंतरी। दीदी, आप एक डॉक्टर थे, पेशे से तमाम उम्र सेवा की है, ये उम्र परिवार को देने की, इस उम्र में भी आप सेवा कर रहे हैं, क्या वजह? जिस वक्त मेरी सारे समाज को सेवा देने का मेरी उम्र थी, मैंने वो करा। अब मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ, तो मुझे अब समाज को वापस देना है जो समाज ने मुझे इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान दिया। तो आगे का जीवन मेरा सामाजिक कार्यों के लिए ही रहेगा। दीदी, आज धन्वंतरी दिवस है, कुछ डॉक्टरों का सम्मान किया जा रहा है, आप यहाँ पे मुख्य अतिथि रूप में आए हो, क्या संदेश देना चाहेंगे इस त्यौहार पे? पहले तो सभी देशवासियों को, आप सभी को धन्वंतरी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा परम सौभाग्य है जो डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने मुझे यहाँ बुलाया है। और डॉक्टरों के हाथ में मान लीजिए कि मतलब यही जो होते हैं जो दूसरा जीवन देते हैं, तो धरती के भगवान जो हैं डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि एक मरीज को, मरते हुए आदमी को डॉक्टर ही जिंदा करते हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे ऐसे डॉक्टरों का सम्मान करने का मिल रहा है, सम्मान करने का सौभाग्य मिल रहा है। और डॉक्टर रागिनी मिश्रा जी इस क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं और सभी को जोड़े रख रही हैं। और डॉक्टर शरद द्विवेदी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम इस एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। सर्वजन न्याय मंच का जो एक उन्होंने संगठन बनाया हुआ है, उस मंच के द्वारा ही हम सभी इकट्ठा हुए हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। और एक बार पुनः आप सभी को धन्वंतरी जयंती की, दिवाली की, भैया दूज की, अन्नकूट की और 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी, आप फिल्म प्रोड्यूसर है, आपने कई फिल्में बनाई है, क्या डॉक्टर भी कोई मूवी बनाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी कोशिश रहेगी, कोई अच्छी बायोपिक मिलती है और कुछ अच्छा सब्जेक्ट मिलता है तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर एक सीरियल या फिर फिल्म बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।